Welcome to Galaxy Classes, where concepts become clear and learning becomes powerful. नमस्ते बच्चों, मैं आज एक ऐसे चैप्टर की दुनिया में चलते हैं जो हर वक्त, हर पल हमारे साथ है। जरा सोचो, अगर आप अपने फेवरेट सॉन्ग्स ना सुन पाते या स्कूल में पीरियड चेंज होने वाली बेल की आवाज ही ना आती, लाइफ कितनी बोरिंग हो जाती है ना? बिल्कुल सही समझे। आज हम शुरू कर रहे हैं साइंस का चैप्टर नंबर 15, साउंड यानी कि आवाज। तो चलो देखते हैं कि आज का हमारा सफर कैसा रहेगा। हम बिल्कुल बेसिक से एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आवाज बनती कैसे है, हम इसकी बिल्कुल जड़ तक जाएंगे। फिर मिलेंगे हमारे स्पेशल टूल से, ट्यूनिंग फॉर्क का सीक्रेट समझेंगे। उसके बाद हवा में होने वाले एक अनोखे बदलाव को देखेंगे, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन। फिर हम जानेंगे कि साउंड का सफर कैसा होता है, यानी आवाज एक जगह से दूसरी जगह जाती कैसे है। और आखिर में साउंड की पहचान, हर आवाज अलग क्यों होती है। और हाँ, याद रखना, पार्ट 1 में हम साउंड चैप्टर की हर एक लाइन को आराम से डिटेल में समझ रहे हैं, ताकि कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और एग्जाम में कोई नंबर न कटे। तो चलिए तैयार हो जाए। तो बच्चों, सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो आपकी टेक्स्ट बुक आपसे पूछ रही है, हाउ इज साउंड प्रोड्यूस्ड? आखिर ये आवाज बनती कैसे है? आपको शायद लगेगा कि इसका जवाब बहुत लंबा चौड़ा या कॉम्प्लिकेटेड होगा, पर यकीन मानो, इसका जवाब सिर्फ एक छोटा सा सिंगल वर्ड है। और यही एक वर्ड इस पूरे चैप्टर की फाउंडेशन है, इसकी नींव है। अगर ये समझ आ गया तो पूरा चैप्टर आसान हो जाएगा। और वो जादुई शब्द है वाइब्रेशन। बच्चों, इस वर्ड को अपने दिमाग में एकदम फिट कर लो। वाइब्रेशन का सिंपल सा मतलब है किसी भी चीज का तेजी से आगे पीछे हिलना, यानी टू एंड फ्रो मोशन। अब सवाल उठता है, टेक्स्ट बुक में ये लाइन क्यों लिखी है? क्योंकि साउंड का इस दुनिया में बस एक ही कारण है, एक हिलने वाली यानी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। कोई भी चीज जब तक वाइब्रेट नहीं करेगी, आवाज पैदा कर ही नहीं सकती। इसका एग्जाम्पल, आपकी स्कूल की घंटी। जब उस पर स्ट्राइक होता है तो वो कांपने लगती है, वाइब्रेट करती है और टन की आवाज आती है। जब आप गिटार का तार छेड़ते हो तो वो वाइब्रेट करता है और म्यूजिक बनता है। अरे, जो मैं अभी बोल रहा हूं ना, वो इसलिए सुनाई दे रहा है क्योंकि मेरे गले के अंदर जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो भी वाइब्रेट कर रहे हैं। एग्जाम में ये 1 मार्क का फेवरेट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल साउंड? आपका जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही, वाइब्रेशन। अब ठीक है, वाइब्रेशन से साउंड बनती है, ये तो हमने जान लिया। पर इस वाइब्रेशन को और अच्छे से समझने के लिए साइंटिस्ट एक बहुत ही खास टूल का इस्तेमाल करते हैं। और ये रहा हमारे चैप्टर का हीरो। इसे कहते हैं ट्यूनिंग फोर्क। हम इसका इस्तेमाल इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इसकी वाइब्रेशंस बहुत ही साफ, एकदम क्लियर और प्रिडिक्टेबल होती हैं, जिससे साउंड के सारे सीक्रेट्स आसानी से समझ आ जाते हैं। चलो, अब इसके पार्ट्स को देखते हैं। इसके 2 मेन हिस्से हैं। ये जो यू शेप की 2 आर्म्स हैं, इनको कहते हैं प्रॉन्ग्स, और जो नीचे का हैंडल जैसा हिस्सा है उसे कहते हैं स्टेम। अब इसको यूज कैसे करते हैं? टेक्स्ट बुक कहती है हम स्टेम को मजबूती से पकड़ते हैं और प्रॉन्ग्स को किसी रबर पैड पे हल्के से मारते हैं। जैसे ही हम ऐसा करते हैं, ये प्रॉन्ग्स तेजी से आगे पीछे हिलना शुरू कर देते हैं। यानी वो क्या करने लगते हैं? बिल्कुल सही, वो वाइब्रेट करने लगते हैं। तो ये वाइब्रेशन आखिर है क्या? चलो इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन देखते हैं। अ पीरियोडिक मोशन इन द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। बच्चों, यहाँ ये पीरियोडिक वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है। पीरियोडिक का मतलब है एक ऐसी मूवमेंट जो बार बार एक फिक्स टाइम में अपने आप को रिपीट करती है। बिल्कुल सिंपल भाषा में, आगे जाना, पीछे आना, फिर उतने ही टाइम में आगे जाना, फिर पीछे आना, जैसे पार्क में झूले की मोशन। ये डेफिनेशन इसलिए जरूरी है ताकि आप समझो कि ट्यूनिंग फॉर्क की मूवमेंट रैंडम नहीं है, इधर उधर नहीं है, बल्कि एकदम फिक्स्ड पैटर्न में होती है। और यही रेगुलर पैटर्न आगे जाकर एक साफ सुथरी, एकदम क्लियर साउंड वेव बनाता है। एग्जाम में अगर डिफाइन वाइब्रेशन का क्वेश्चन आया तो ये पीरियोडिक वर्ड लिखना कंपलसरी है, इसके पूरे मार्क्स मिलेंगे। ओके, हमने ये तो समझ लिया कि ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेट करता है, पर इससे साउंड कैसे बनती है? वो आवाज हमारे कानों तक आखिर पहुंचती कैसे है? अब हम देखेंगे कि ये वाइब्रेशन अपने आसपास की हवा यानी एयर के साथ क्या जादू करती है। हम एक ऐसी चीज को समझेंगे जो दिखती नहीं है, इन डायग्राम्स की मदद से। चलो, सबसे पहले इस डायग्राम को ध्यान से देखो। यहाँ पे क्या हो रहा है? ट्यूनिंग फॉर्क बिल्कुल शांत खड़ा है, यानी स्टेशनरी है, वो वाइब्रेट नहीं कर रहा। अब उसके आगे ये जो सीधी लाइंस हैं, ये क्या हैं? ये हवा के लाखों करोड़ों पार्टिकल्स यानी एयर मॉलिक्यूल्स को दिखा रही हैं। एक बात नोटिस करो, ये सारी लाइंस एक दूसरे से बराबर दूरी पर हैं, यानी इक्वली स्पेस्ड हैं। इसका मतलब साफ है कि अभी हवा में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। हर जगह, चाहे वो रीजन ए हो, बी हो या सी, हवा का दबाव यानी एयर प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल है।
ये है हमारी बिफोर वाली सिचुएशन। अब आती है हमारी पहली इंपॉर्टेंट टर्म, कंप्रेशन। इसका सिंपल सा मतलब है दबाव, जब हवा के पार्टिकल्स बहुत पास पास आ जाते हैं। टेक्स्ट बुक में ये इसलिए लिखा है ताकि आपको साउंड वेव का पहला हिस्सा समझाया जा सके। इसका कंसेप्ट क्या है? जब ट्यूनिंग फॉर्क के प्रॉन्ग्स वाइब्रेट करते हुए बाहर की तरफ जाते हैं तो वो अपने आगे की हवा को धक्का मारते हैं, उसको दबा देते हैं। इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल, जैसे एक भरी हुई बस या ट्रेन में लोग एकदम चिपक कर खड़े हो जाते हैं। यहाँ प्रेशर भी हाई हो जाता है और डेंसिटी यानी घनापन भी हाई हो जाता है। एग्जाम में ये डेफिनेशन 1 मार्क के लिए आ सकती है। अब इसको इस दूसरे डायग्राम में देखो। यहाँ क्या हुआ? देखो, प्रॉन्ग्स वाइब्रेट करते हुए बाहर की तरफ, यानी एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, मूव अवे। जब वो बाहर की तरफ गए तो उन्होंने अपने सामने वाली हवा यानी रीजन ए की हवा को धक्का देकर कंप्रेस कर दिया, यानी दबा दिया। साफ दिख रहा है ना कि रीजन ए में लाइंस कितनी पास पास आ गई हैं। यहाँ पर हाई प्रेशर और हाई डेंसिटी का एरिया बन गया है। बच्चों, इसी एरिया को हम कहते हैं कंप्रेशन। अब आती है हमारी दूसरी टर्म, रेरेफैक्शन। अगर कंप्रेशन का मतलब दबाव था तो रेरेफैक्शन का मतलब है खुलापन या फैलाव। सिंपल मीनिंग, जब हवा के पार्टिकल्स दूर दूर हो जाते हैं। ये साउंड वेव का दूसरा हिस्सा है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? जब प्रॉन्ग्स वाइब्रेट करते हुए अंदर की तरफ आते हैं तो वो अपने आगे एक खाली जगह छोड़ देते हैं, जिससे हवा के मॉलिक्यूल्स को फैलने की जगह मिल जाती है। एग्जाम्पल, जैसे स्कूल की छुट्टी की बेल बजने के बाद क्लासरूम एकदम खाली हो जाता है और सबको घूमने फिरने की जगह मिल जाती है। यहाँ प्रेशर भी लो हो जाता है और डेंसिटी भी लो। ये डेफिनेशन भी 1 मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके ठीक उल्टा प्रोसेस इस तीसरे डायग्राम में दिख रहा है। यहाँ देखो, अब प्रॉन्ग्स वाइब्रेट करते हुए अंदर की तरफ, यानी एक दूसरे के पास आ रहे हैं, मूव क्लोज टू ईच अदर। जब वो अंदर आए तो सोचो रीजन ए में क्या हुआ? जहां पहले हवा दबी हुई थी वहां अब हवा के पार्टिकल्स को फैलने के लिए बहुत सारी खाली जगह यानी मोर स्पेस मिल गया है। तो रीजन ए में हवा का दबाव यानी एयर प्रेशर डिक्रीज हो गया, मतलब कम हो गया। और इसी कम प्रेशर वाले एरिया को हम कहते हैं रेरेफैक्शन। देखो, रीजन ए में अब लाइंस कितनी दूर दूर हो गई हैं। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये प्रोसेस यहाँ रुकता नहीं है। जब ट्यूनिंग फॉर्क अंदर आया और रीजन ए में रेरेफैक्शन बना, ठीक उसी टाइम वो पहले वाला कंप्रेशन आगे बढ़ गया। उसने अपनी एनर्जी आगे रीजन बी को दे दी। इसलिए अब देखो डायग्राम में रीजन बी में कंप्रेशन बन गया है। अगले ही पल बी अपनी एनर्जी सी को देगा, सी आगे डी को देगा। ये कंप्रेशन और रेरेफैक्शन की जो चेन है, ये जो हवा में डिस्टर्बेंस है जो आगे बढ़ती जा रही है, बच्चों, इसी को हम कहते हैं एक साउंड वेव। और जब यही वेव ट्रैवल करती हुई हमारे कानों तक पहुंचती है तो हमारे कान के पर्दे यानी ईयर ड्रम को वाइब्रेट करती है और हमें आवाज सुनाई देती है। अब टेक्स्ट बुक आपसे एक यूज योर ब्रेन पावर वाला सवाल पूछ रही है। चलो दिमाग लगाओ, सोर्स से हम तक क्या आ रहा है? क्या हवा खुद चलकर आ रही है या सिर्फ ये कंप्रेशन और रेरेफैक्शन की हालत आगे बढ़ रही है? सोचो। बिल्कुल सही जवाब है कि सिर्फ डिस्टर्बेंस यानी एनर्जी आगे बढ़ती है। हवा के पार्टिकल्स तो बेचारे अपनी जगह पर ही थोड़ा आगे पीछे वाइब्रेट करते हैं, वो चलकर आपके कान तक नहीं आते। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है स्टेडियम में होने वाली मैक्सिकन वेव। लोग अपनी सीट पर ही खड़े होते हैं और बैठ जाते हैं। वो दौड़कर दूसरी तरफ नहीं जाते, पर वेव पूरे स्टेडियम में घूम जाती है। साउंड वेव भी ऐसी ही होती है। चलो, अब तक हमने ये तो सीख लिया कि साउंड वाइब्रेशन से बनती है और एक वेव की तरह आगे बढ़ती है। लेकिन अब एक नया सवाल सामने आता है। इस वेव को आगे बढ़ने के लिए, इस सफर के लिए, क्या किसी साथी की, किसी रास्ते की जरूरत होती है? ये सेक्शन इसी रास्ते के बारे में है, जिसे हम साइंस की भाषा में मीडियम कहते हैं। इस सवाल के जवाब देने के लिए एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है, द बेल जार एक्सपेरिमेंट। बच्चों, इस पर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में 3 से 5 मार्क्स का जरूर आता है, तो इसको एकदम ध्यान से समझो। देखो, ये कांच का घंटी जैसा कंटेनर है जिसे बेल जार कहते हैं। इसके अंदर एक बिजली से चलने वाली घंटी यानी इलेक्ट्रिक बेल है और नीचे एक पाइप लगा है जो वैक्यूम पंप से जुड़ा है। ये वैक्यूम पंप क्या करता है? इसका काम है जार के अंदर की सारी हवा को खींचकर बाहर निकालना। अब देखो, ये एक्सपेरिमेंट होता कैसे है, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, हम पंप को बंद रखते हैं और बेल का स्विच ऑन करते हैं। हमें बेल की आवाज बहुत तेज और साफ सुनाई देगी। क्यों? क्योंकि जार के अंदर अभी हवा भरी हुई है, यानी साउंड को चलने के लिए मीडियम मिल रहा है। स्टेप 2, अब हम पंप को ऑन करते हैं। पंप जार के अंदर की हवा को बाहर खींचने लगता है। जैसे जैसे हवा कम होती जाती है, बेल की आवाज भी धीमी यानी फेंट होती जाती है। मीडियम कम
तो आवाज भी कम। सिंपल। स्टेप 3, अगर हम पंप को काफी देर तक चलाएं तो अंदर की लगभग सारी हवा निकल जाती है। ऐसी हालत में बेल की आवाज इतनी धीमी हो जाती है कि शायद सुनाई भी ना दे। तो अब आखिरी सवाल, सोचो अगर हम सारी की सारी हवा निकाल दें, एक परफेक्ट वैक्यूम बना दें, तो क्या होगा? हमें बेल की कोई आवाज नहीं सुनाई देगी, भले वो वाइब्रेट कर रही हो। इस एक्सपेरिमेंट से क्या साबित होता है? इससे प्रूव होता है कि साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपगेशन। आवाज को चलने के लिए एक माध्यम चाहिए। वो सॉलिड, लिक्विड या गैस कुछ भी हो सकता है, लेकिन वैक्यूम यानी खाली जगह में साउंड ट्रैवल नहीं कर सकती। ये इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन है और एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इस कॉन्सेप्ट को एक जबरदस्त रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझो। हम अर्थ पर यानी धरती पर आराम से एक दूसरे से बात कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे चारों तरफ हवा है, हमारा एटमॉस्फेयर, जो मीडियम का काम करता है। लेकिन सोचो, अगर 2 एस्ट्रोनॉट्स चांद पर एक दूसरे के बगल में खड़े होकर चिल्लाएं भी, तो उन्हें एक दूसरे की आवाज बिल्कुल सुनाई नहीं देगी। ऐसा क्यों? क्योंकि चांद पर एटमॉस्फेयर नहीं है, वहां वैक्यूम है, वहां साउंड के सफर के लिए रास्ता ही नहीं है। इसलिए एस्ट्रोनॉट्स आपस में बात करने के लिए रेडियो वेव्स वाले डिवाइसेस यूज करते हैं, जैसे हमारे मोबाइल फोन्स, क्योंकि इन वेव्स को चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। ये एस्ट्रोनॉट्स ऑन द मून वाला क्वेश्चन एग्जाम का फेवरेट है, इसको याद रख। ओके बच्चों, अब हम पार्ट 1 के आखिरी और बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पर आ गए हैं, फ्रीक्वेंसी। हमने ये तो जान लिया कि आवाज बनती कैसे है और चलती कैसे है, पर सोचो, हर आवाज अलग क्यों होती है? एक कोयल की मीठी आवाज और एक लायन की दहाड़ में इतना फर्क क्यों है? ये फर्क उनकी अपनी पहचान यानी उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से होता है, और इस पहचान का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है फ्रीक्वेंसी। इस डायग्राम को ध्यान से देखो। ऊपर जो ये लहर जैसी लाइन है, ये साउंड वेव में प्रेशर के उतार चढ़ाव को दिखा रही है। जो लहर का सबसे ऊपर वाला हिस्सा है यानी पीक, वो हाई प्रेशर यानी कंप्रेशन को दिखाता है, और जो लहर का सबसे नीचे वाला हिस्सा है यानी ट्रफ, वो लो प्रेशर यानी रेयरफैक्शन को दिखाता है। तो एक पूरा साइकिल कब बनता है? जब एक कंप्रेशन और उसके ठीक बाद एक रेयरफैक्शन दोनों मिल जाते हैं। इस बात को हमेशा याद रखो, 1 साइकिल इक्वल्स 1 कंप्रेशन प्लस 1 रेयरफैक्शन। तो फ्रीक्वेंसी आखिर है क्या? डेफिनेशन कहती है द नंबर ऑफ साइकिल्स प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड। बिल्कुल सिंपल भाषा में, एक सेकेंड में कितने कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के जोड़े यानी कितने साइकिल्स बन रहे हैं। फ्रीक्वेंसी को नापने की यूनिट है हर्ट्स, जिसे हम HZ लिखते हैं। अगर एक सेकेंड में एक साइकिल बनता है तो फ्रीक्वेंसी हुई 1 हर्ट्स, और ये साइकिल्स कितने बनेंगे ये सीधा सीधा डिपेंड करता है सोर्स पर, कि वो एक सेकेंड में कितनी बार वाइब्रेट कर रहा है। अब इस एग्जाम्पल से ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ये वही हमारा हीरो ट्यूनिंग फोक है। इसके ऊपर गौर से देखो क्या लिखा है। लिखा है 512 हर्ट्स। इसका क्या मतलब हुआ? इसका सिंपल सा मतलब है कि जब हम इसे स्ट्राइक करते हैं तो इसके प्रोंग्स एक सेकंड में पूरे 512 बार आगे पीछे वाइब्रेट करते हैं, और क्योंकि वो 512 बार वाइब्रेट करते हैं तो वो हवा में एक सेकंड में 512 कंप्रेशंस और 512 रेयरफैक्शंस पैदा करते हैं, मतलब 512 साइकिल्स। इसलिए इस ट्यूनिंग फोक से निकली हुई साउंड की फ्रीक्वेंसी कितनी हुई? बिल्कुल सही, 512 हर्ट्ज। है ना सिंपल? अब आते हैं एक मजेदार एक्टिविटी पर, जल तरंग। आपने जरूर देखा या सुना होगा। टेक्स्ट बुक कहती है कुछ कांच के कप लो और उनमें अलग अलग लेवल तक पानी भरो, फिर पेंसिल से उन पर हल्के से मारो। आप सुनोगे कि हर कप से एक अलग सुर, एक अलग साउंड निकल रही है। ऐसा क्यों? बच्चों, यहाँ आवाज पानी से नहीं बल्कि पानी के ऊपर जो खाली जगह में हवा का कॉलम है उसके वाइब्रेट करने से आ रही है। जिस कप में पानी ज्यादा है उसमें हवा का कॉलम छोटा है, और जिस कप में पानी कम है उसमें हवा का कॉलम लंबा है। अब रूल याद रखो, छोटा एयर कॉलम तेजी से वाइब्रेट करता है यानी उसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है, इसलिए उससे तीखी आवाज आती है, और लंबा एयर कॉलम धीरे वाइब्रेट करता है यानी उसकी फ्रीक्वेंसी लो होती है, इसलिए उसे भारी आवाज आती है। यही जल तरंग का सिंपल सा साइंस है। तो चलिए एकदम फटाफट रिवीजन करते हैं कि हमने पार्ट 1 में क्या क्या सीखा। पहला पॉइंट, साउंड हमेशा वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से बनती है। दूसरा, साउंड वेव कंप्रेशंस यानी हाई प्रेशर और रेयरफैक्शंस यानी लो प्रेशर से बनती है। तीसरा, साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की जरूरत है, वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती। बेल जार एक्सपेरिमेंट इसका सबूत है। और चौथा, फ्रीक्वेंसी बताती है कि एक सेकंड में कितने साइकिल्स बन रहे हैं, इसकी यूनिट है हर्ट्स, और यही साउंड के कैरेक्टर को डिसाइड करती है। ये सारे पॉइंट्स एग्जाम के लिए सुपर सुपर इंपॉर्टेंट है।
बहुत बढ़िया बच्चों, आप सब ने बहुत फोकस के साथ सारे कॉन्सेप्ट्स को समझा है और अब साउंड चैप्टर की एक बहुत ही मजबूत नींव, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन तैयार कर ली है। अब आपको इस चैप्टर से बिल्कुल डर नहीं लगेगा। पार्ट 2 में हम साउंड की और भी पहचान जैसे कि पिच और लाउडनेस को समझेंगे। तब तक इन सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज करते रहिए। दिस लेसन वाज ब्रॉट टू यू बाय गैलेक्सी क्लासेस, क्रिएटेड ओनली फॉर स्टडी एंड कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। Like, share, subscribe, and press the bell icon for further notifications.